हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरपीएससी के द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का जो पेपर आयोजित करवाया गया है उसकी आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज ही के दिन ये पेपर हुआ है तो इसकी आंसर की हम देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पशुधन और उनकी नस्लें दी गई है। तो भेड़ की जो नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी सोनारी हो जाएगी। गोवंश की आपकी गिर हो जाएगी। ऊँट की जो नस्ल है वो बीकानेरी हो जाएगी आपकी। और बर्बरी जो है ये बकरी की नस्ल हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में आपका सेकंड हो जाएगा, बी में फोर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी में थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में ओरण क्या है? तो ओरण क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। ओरण आपका हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन। ऑप्शन टू यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में जो पवित्र उपवन है उनको ओरण कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः है। तो यहाँ पर अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले आपसे पूछे गए हैं। तो अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात जो है वो तो आपका नागौर का हो जाएगा। और न्यूनतम यहाँ पर जो है दोस्तों बीकानेर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, बिलाली तथा बरवाड़ा है। तो बिलाली और बरवाड़ा जो है ये आपकी पर्वत चोटियाँ हैं दोस्तों, जो कि आपकी उत्तरी अरावली में स्थित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सोनालिका, गंगा, सुनरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं। तो ये किसकी किस्में हो जाएगी आपकी? तो ये गेहूं की किस्में हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सोनालिका, गंगा, सुनरी और चंबल आपकी गेहूं की किस्में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सीमेंट उद्योग जिले सुमेलित नहीं है? एसीसी सीमेंट बूंदी, मंगलम सीमेंट कोटा, बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर और राजश्री सीमेंट उदयपुर। दोस्तों राजश्री सीमेंट जो है ये आपका बांसवाड़ा होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। मंगलम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोटा। अगला सवाल देखिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? पहला कथन देखिए, 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई। तो ये बात बिल्कुल सही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर आपकी कहाँ की हो जाएगी? झुंझुनू जिले की हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। तो जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर नहीं थी, ये कोटा जिले में थी। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही। तो ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है तो बी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि केवल बी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है? तो खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है ऐसी कौन सी नदियां हैं आपकी? तो ये आपकी साबरमती और माही नदी हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी बनास जो है ये आपकी कच्छ के रण में जाके गिरती है। तो यहाँ पर साबरमती और माही आपका राइट आंसर होगा। ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लोहागढ़ जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? भरतपुर में हो जाएगा। स्वर्णकोटी आपकी टोंक में हो जाएगी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके कहाँ पर? माउंट आबू में हो जाएंगे। कैला देवी का मंदिर आपका करौली में हो जाएगा। तो ये सीधा सा सवाल है। आगे देखिए, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो 60 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है दोस्तों ये राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये आपकी सवाई माधोपुर और राजसमंद से होकर गुजरती है। बी और सी तो यहाँ पर सही है। तो बी और सी आपका इसमें भी दिया गया है और बी और सी आपका इसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अब इसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर जो होना चाहिए दोस्तों, सवाई माधोपुर यहाँ पर शामिल है, राजसमंद यहाँ पर शामिल है, अजमेर भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बी सी डी होना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सवाई माधोपुर भी इसमें शामिल है, राजसमंद शामिल है, अजमेर यहाँ पर हो सकता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इसको मैं पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हरिनारायण शर्मा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हरिनारायण शर्मा को दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, मारवाड़ चित्रकला शैली की टिकाणा कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो मारवाड़ चित्रकला शैली में यहाँ पर कौन नहीं है सम्मिलित, ये आपसे पूछा गया है। घाणेराव आता है, भिनाय आता है, रिया आता है, बनेड़ा नहीं आता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बनेड़ा जो है आपका भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको पुस्तक दी गई है और उनके लेखक दिए गए हैं और यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे इजी जो है वो है अनबे वाणी। अनबे वाणी जो है ये संत रामचरण जी के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर डी में आपका सेकंड हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है। अब आपको एक और ध्यान रखनी है, विनय मालिका जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? विनय मालिका जो है ये दयाबाई के द्वारा लिखी गई है। तो सी में आपका 4 होना चाहिए। तो सी में 4 हो जाएगा। तो बी में आपका फर्स्ट हो जाएगा। रामगुण सागर प्रताप कुरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अवतार चरित्र जो है ये नरहरि दास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा।
ठीक है। अवतार चरित्र जो है वो नरहरि दास हो जाएगा, रामगुण सागर प्रताप कुंवरी हो जाएगा, विनय मालिका जो है ये दयाबाई की हो जाएगी, अणबे वाणी रामचरण जी की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई ये आपसे पूछा गया है। तो ये जुलाई 1997 में की गई थी, 15 जुलाई 1947 को, सॉरी, तो 15 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अध्यक्ष थे, और यहाँ पर सचिव वीपी मेनन थे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों उत्तरदायी सरकार के बारे में पूछा गया है। सवाल पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? तो इस तरीके से सवाल है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 ही होना चाहिए, क्योंकि ये जोधपुर में किया गया था, यानी कि मारवाड़ इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा जो स्वागत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसे मधुपर्क कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मधुपर्क कहा जाता है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो मूलतः एक सूर्य मंदिर है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? कालिका माता का मंदिर हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और ये आपका सूर्य मंदिर है दोस्तों। ये सवाल मैंने आपको काफ़ी बार करवाया है। अगला सवाल देखिए, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो कानड़देव, कभी भी आंसर नहीं करना। कौन हो जाएगा? कीर्तिपाल चौहान हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो तेजाजी के गीत गाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई? तो तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी गई थी अमरचंद भाटिया के द्वारा, ठीक है। और राजस्थान से प्रथम शहीद जो थे आपके, जो कि फांसी चढ़े थे, वो भी आपके अमरचंद भाटिया ही थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति का भामाशाह इन्हें कहा जाता है, अमरचंद भाटिया। अगला सवाल देखिए, कथन यह देखिए दोस्तों, लालदासी संतों के लिए भिक्षावर्ती है ये समझी जाती है, कारण समझिए इसका, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है दोस्तों, और स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई जो है दोस्तों ये गुज्जर जाति से संबंधित है, और ये चरी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा आपका चरी नृत्य किया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ शासक राज सिंह से संबंधित सवाल है। राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सत्य है? टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई गई, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों आपकी। पहली मुगल चौकी मांडल थी, ये बात भी आपकी सही है। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। तो काफ़ी डीप सवाल यहाँ पर पूछा गया है, बट यहाँ पर तीनों कथन आपके सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और तो भील, दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों भीलों को सर्वप्रथम महाराणा प्रताप के द्वारा ही अपनी सेना में भर्ती किया गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर महाराणा प्रताप आपका आंसर होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? तो दोस्तों किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? मारवाड़ के राव गंगा, चंदेरी के मेदिनी राय, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, रायसेन के सिलधी तंवर। तो यहाँ पर सलधी तंवर जो था दोस्तों, इसके माध्यम से संदेश भेजा गया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, खलकणी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित होता है? तो ये भावगढ़ बंदिया जयपुर में आयोजित होता है दोस्तों, और ये गधों का मेला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? तो सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों 36 कारखानों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से सूरत खाना भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाते थे? सूरत खाना। अगला सवाल देखिए, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो कीचक जो है दोस्तों, इसका महल आपका जो है ये राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपका बेराट सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेराट सभ्यता से संबंधित है। अब अगला सवाल देखिए, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो एक ही आंदोलन जो हुआ आपका दोस्तों, इसके क्या उद्देश्य थे? राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध। तो बिल्कुल सही बात है, भीलों का जो शोषण हो रहा था उसके संबंध में विरोध हो जाएगा,
ठीक है। राज्य व जागीर की कचहरियों यानी न्यायालयों का बहिष्कार, तो ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि न्यायालयों का बहिष्कार करना शायद इसका उद्देश्य नहीं था। भीलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अ और स सही होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको मैं पिन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर अ और सही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, महाराजाधिराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण हुआ था, तो इनके वास्तुकार कौन थे दोस्तों आपके? तो ये मानिक चंद थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। मानिक चंद जो थे वो वास्तुकार थे आपके गोविंद देव मंदिर के वास्तुकार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरपीएससी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो रिपीटेड सवाल है, काफ़ी बार आता रहता है। अनुच्छेद 323 जो है दोस्तों, इसमें वार्षिक जो आपका प्रतिवेदन है उसका उल्लेख है आरपीएससी के। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या है? तो राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर थे? तो ये कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों? प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे। 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर आपके प्रद्युमन सिंह थे। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के C&AG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। तो ये कौन हो जाएंगे आपके? राजीव महर्षि हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। राजीव महर्षि जो है दोस्तों, ये आपके जो है पहले मुख्य सचिव थे राजस्थान के, फिर बाद में ये भारत के C&AG बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद है जो कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? तो ये किस में कहा गया था दोस्तों? तो ये आपका नबाम रेबिया वाद 2016 में कहा गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन 3। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के नामों को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल का क्रम पूछा गया है, यानी कि राज्यपाल का क्रम भी अब आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। OP मेहरा, सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, वसंतराव पाटिल। तो सबसे पहले तो आपके रघुकुल तिलक आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपके OP मेहरा आ जाएंगे, फिर आपके कौन आएंगे? वसंतराव पाटिल आएंगे, फिर आपके सुखदेव प्रसाद आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा गया है, यह एक स्वायत्त शासी निकाय है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये आपकी एक स्वायत्त शासी निकाय हो जाएगी, यानी कि ये सांविधिक निकाय है। इसके पास अपना अन्वेषण दल है, तो ये बात आपकी सही होनी चाहिए, इसके पास अपना अन्वेषण दल है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है? तो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान के अंदर कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 6 हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र आपके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 167 में किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सिंपल सा सवाल पूछा गया है, हरिभाऊ किशनराव बांगड़े जो है दोस्तों, ये राजस्थान के राज्यपाल कब बने, यानी पदभार ग्रहण इन्होंने कब किया? तो ये 31 जुलाई 2024 को किया था। कब किया इन्होंने? 31 जुलाई 2024 को किया था, यानी कि जुलाई की करंट अफेयर यहाँ पर पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, ये आपकी दोस्तों नवंबर मंथ की करंट अफेयर है, नवंबर मंथ की करंट अफेयर है। राजस्थान के किस शहर को कांडे नेक्स्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनरअप अवार्ड दिया गया है? तो ये उदयपुर को दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये नवंबर मंथ की करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाला हुआ है, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो ये सितंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया दोस्तों। किसे दिया गया? चंद्र प्रकाश देवल को। अगला सवाल देखिए, 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 12 दिसंबर 2024 को, ये रिपीटेड सवाल है, पहले भी पूछा जा चुका है। जोधपुर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया?
तो राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये आपका भीम राजसमंद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भीम राजसमंद में हुआ है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये अक्टूबर की करंट अफेयर यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये भी आपका नवंबर करंट मंथ का सवाल है दोस्तों। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो ऋण लेंगे उन पर 2% ब्याज अनुदान होगा एमएसएमई नीति 2024 के अनुसार। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछा गया है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 5 लाख तक पुनर्भरण सहायता, तो दोस्तों ये सवाल जो है, ये कथन जो है, ये भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 5 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% वो 5 लाख रुपए तक अनुदान। रुकिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर जो आपका कथन है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा भी यहाँ पर आपका सही है। 50% और 5 लाख तक का अनुदान, ये भी आपका सही है। ऑप्शन थर्ड गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख की जगह आपका 3 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ढंग से याद करना है दोस्तों। ये 4 कथन आप याद कर लेना। अगला सवाल अगर आपका यहाँ से पूछा जाएगा तो इनसे ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड होगा। अगला सवाल है आपका, 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिसंबर का सवाल है दोस्तों, 3 दिसंबर 2024 का। सलूम्बर और डूंगरपुर राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा यहाँ पर। यह सवाल आपका टेलीग्राम पर अपलोडेड है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है, ये कौन सी हो जाएगी आपकी? महिला 10 मीटर एयर पिस्टल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। अभी इसका आंसर मेरे को नहीं पता है। लंबी सड़कों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है, इस निर्माण में निवेश राशि कितनी है? तो इसको एक बार चेक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर पैरा शूटिंग का सवाल है। तो ये करंट अफेयर के सवाल है दोस्तों। अब जो यहाँ पर हमसे हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर अक्षय ऊर्जा के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश में राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 होना चाहिए, यूएई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका ये वर्ल्ड जियोग्राफी का सवाल है। यहाँ पर सुमेलित करवाना है दोस्तों। यहाँ पर माउंट किलिमंजारो जो है ये तो अफ्रीका में हो जाएगा आपका, डी में तो आपका सेकंड हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए में आपका क्या हो जाएगा? माउंट कोजुएस्की जो है दोस्तों, इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बी में आपका 4 हो जाएगा, एंड माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है माउंट एल्ब्रुस, यहाँ पर यूरोप हो जाएगा। अगला सवाल है ये यहाँ पर दोस्तों, अब ये सवाल जो है इनको एक बार देख लेते हैं। जिन सवालों का आंसर पता है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं तथा मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया था? तो ये आपका पी कोटेश्वरम ने किया था। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से संबंधित सवाल पूछा गया है। ये सवाल आपका दोस्तों आरएस के एग्जाम में भी आया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? केगा आंध्र प्रदेश दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। काकरापार गुजरात सही है, कल्पकम तमिलनाडु सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में अवस्थित है? तो ये आपका जेलेपला दर्रा हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? जेलेपला दर्रा हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर के सवाल है, प्रचंड छज्जा किन पवनों के साथ संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पछुआ पवने होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे अधिक लवणता किसमें है? तो ये लाल सागर में। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो सवाल बन सकते हैं दोस्तों वो हम देख लेते हैं एक बार। कौन सा सवाल बन सकता है? जैसे कि ये सवाल है दोस्तों, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये तो आपका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित सवाल है। इसके अंतर्गत कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं था? तो अकाल राहत यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सीमा शुल्क, बंदरगाह, जनगणना एवं सांख्यिकी ये आपके सम्मिलित थे। ये कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो ये धारा 4 में किया गया है दोस्तों। किस में किया गया है? धारा 4 में किया गया है। यहाँ पर कुछ और सवाल है, जैसे कि ये आप कर सकते हो। 5 सिद्धांतों यानी पंचशील समझौते के बारे में पूछा गया है। ये किस देश के साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था। ठीक है, ये सवाल भी आप कर सकते हो। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भारत ने निम्न में से कौन से वर्ष में प्रथम बार शांति सेना को तैनात किया था?
तो ये 1950 में किया था दोस्तों। 1950 में पहली बार शांति सेना को तैनात किया था। अच्छा, ये सवाल भी मैं आपको बता सकता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या थी, तो ये 3 थी दोस्तों। और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सवाल आपका पूछा जाता है, 3 अनुसूचियाँ थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, और इनमें कितनी कितनी संख्या थी वो भी आपको ध्यान रखनी है। वो संख्या भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो वो संख्या भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। वो संख्या भी आपके एग्जाम में आ सकती है, तो वो संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि संख्या कितनी थी वो एक बार मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर संघ सूची की बात की जाए तो 59 थी उस समय, और राज्य सूची की बात की जाए तो 54 थी, और समवर्ती सूची की बात की जाए तो 36 थी। तो ये 3 थी आपकी, ये ध्यान रखनी है आपको, 59, 54, 36। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू हुए थे? तो ये आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग पर द्वारा हटाया जा सकता है, किस आधार पर? साबित कदाचार, संविधान का अतिक्रमण, साबित असक्षमता, भ्रष्ट आचरण। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा करेक्ट जो होगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा। संविधान का अतिक्रमण अगर वो कर लेगा तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है राष्ट्रपति पर, और इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 61 में दिया गया है दोस्तों। और ये मूल कर्तव्य मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, उसमें बताया था मूल कर्तव्य आपको ध्यान रखने हैं, और एज इट इज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 11 मूल कर्तव्य ABCD के साथ आपको ध्यान रखने बिल्कुल। शब्दावली देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 क घ में किया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी आपका ये हो जाएगा 51 क 4 में किया गया है। भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी समिति आपकी कौन सी थी ये एक बार देखना पड़ेगा दोस्तों, बट जहाँ तक इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सवाल हमसे बन सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।